ओके हाँ भाई, इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला था? इज इक्वल टू रो जे या फिर जे इज इक्वल टू सिग्मा आई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आइए चलते हैं वापस ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ, JPYQ की बुक खरीद लो, MTG वाली ठीक रहेगी आई थिंक। मैं लिंक दे दूंगा, बात करता हूँ उसके बारे में। ठीक, PYQ ही करते हैं अब। क्या अबे वो तेरा ध्यान कहाँ है? देख ले, साफ सफाई करवानी है मुझे कुछ। मेरी आवाज नहीं आ रही? जय माता दी। ये पंखा बंद कर दो, आवाज आएगी। हाँ, ये डैम्पिंग कॉज कर रहा है। शाबाश बच्ची। क्या? हाँ भाई, कंट्रोल, क्या प्रोबेबिलिटी है लास्ट स्विच होगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर है 100%। 100% प्रोबेबिलिटी है लास्ट स्विच होगा जिससे पंखा ऑफ होगा। एग्जैक्टली जिससे पंखा ऑफ हो गया उसके बाद आप जाओगे ही नहीं आगे। अले ले 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 बहुत घंटा प्रोबेबिलिटी। और बच्ची तेरा मैसेज सुना मैंने, ये बोलती है जिस दिन मैं नहीं आती उसी दिन क्लास में सारे लफड़े क्यों होते हैं। ठीक है, कल मेरा पढ़ाने का पूरा मूड था, इन बच्चा पार्टी ने मना कर दिया कि सर मत पढ़ाओ। ठीक है, और डेली डेली थोड़ी ना मानते हैं। ठीक, इन्होंने टूटे हुए स्टूल रख दिए मेरे लिए। हाँ भाई, कंट्रोल, कुरकुरे, आइए वापस। सॉरी, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न वाले साउंड करते हैं ऐसे। हाँ बेटर। ठीक है, बालक जरूरी है, सारी जॉब्स आनी चाहिए, क्या पता है यहाँ के तेरे दिन टिके रहे। ठीक, ओके, सारे काम मैं कूट दूंगा तेरे को, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे ले। आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपने उसे करंट कैरिंग वायर में लगा रखा है। ठीक, लेट जस्ट से यहां पोटेंशियल की वैल्यू V है और यहां पोटेंशियल 0 है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया, इसकी लेंथ L हो गई, और ये जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी रो हो गई। एनीवन, रो की वैल्यू क्या थी, किसी को याद हो? कुछ कुछ बोलते ही रहो, कुछ तो होगा ही। नीट बाय एम, आई होप याद हो उस सेंस में। ठीक, तो आप याद कीजिए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टाउ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट अबाउट रो? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। ओके, ठीक है, सारे फॉर्मूलों को बार बार देखते रहा करो, यूज करते रहा करो, रटने लग जाएंगे धीरे धीरे। अब वापस आइए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है थोड़ा बहुत 10th क्लास से? रो एल बाय ए, वो वाला हम यूज करेंगे, लेके आएंगे अभी। अब V इज इक्वल टू आई आर हमें डिराइव करना है, ओम्स लॉ, इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ नहीं, ओम्स लॉ डिराइव करना है। तो उसे इंटीग्रेशन से डिराइव कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आओ हेल्प करवाओ, इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ क्या था? तो तुम्हें ना भी पता हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, वी नो दैट। ठीक है, E इज इक्वल टू रो जे या J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वट एवर, जिससे भी करते हो। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे पोटेंशियल चाहिए, एनी हिंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल। ठीक है, तो E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी वी, याद आया कुछ? सॉरी, माइनस माइनस तो जगह आ गए।
ठीक, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैं यहां रख दूं। आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ली है, एरिया चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आई होप आपको पता हो सीरीज में करंट सेम रहता है, तो पूरा वायर है करंट सेम रहेगा। E इज इक्वल टू रो जे, जे करंट अपॉन एरिया होता है, ना एरिया चेंज हो रहा, ना करंट चेंज हो रहा, ना मटेरियल चेंज हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, एग्जैक्टली exactly. तो इंटीग्रेट कर दो, आई होप अब तक आदत हो गई हो। तो v से 0 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका v इज इक्वल टू ईडी वाला जो फॉर्मूला है वो ऐसे बन जाएगा, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं मैं e की वैल्यू सीधी पुट कर सकता हूं, e की वैल्यू v बाय एल पुट कर दें, आइए। सो v बाय एल इज इक्वल टू रो j की वैल्यू करंट अपॉन एरिया, v इज इक्वल टू रो एल बाय ए इंटू करंट। कोई डिसएग्री कर रहा हूं? आई होप आपको याद हो 10th क्लास में आपने डायरेक्ट यहीं से डिराइव किया था कि हमें पता है जितना ज्यादा करंट करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, याद आया कुछ? सो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या आएगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम आर कहते हैं, तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाना चाहिए, v इज इक्वल टू आर आई, क्योंकि हम पहले कांस्टेंट लिखते हैं बाद में वेरिएबल्स लिखते हैं बाय कन्वेंशन, लेकिन ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए हम याद करने के लिए इसे वीर जी देख लेते हैं। भाई को कहते हैं ना वीर जी, पिताश्री को बाबू, प्यो नहीं, नहीं प्यो, अपने पिताश्री को जाके ये थोड़ा ना कहोगे प्यो जी, ठीक है। जैसे एक तो वीर जी तो भाई को बोलते हैं, पापा को कुछ बोलते तो है, मेरे याद नहीं आ रहा, अबे पाजी, अबे बेटा, मैं मानता हूं मेरी पंजाबी खराब है, मैं सीख नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, वापस आइए फिजिक्स क्लासेस में, ठीक है। तीन साल पंजाब में रहा था मैं, पंजाबी नहीं आई मैनू, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो मेरे साइड वाले बच्चे साउथ के नॉर्थ के हर जगह के थे, मैं जिस स्कूल में था उसमें ऑल इंडिया के बच्चे थे, तो मैं पंजाबी बच्चों के साथ थोड़ी ना था। हाँ उसमें पंजाबी बच्चे भी थे, लेकिन फर्क पड़ जाता है। मैंने पंजाब में तमिल ज्यादा सीखी है, दोस्त वहां के थे, मैंने कब कहा मेरे को तमिल आई, ठीक है। मैं बालको मैंने 6 महीने फ्रेंच सीखी, मैंने कहा मेरे को आई, मैं कह रहा हूं मैंने सीखी। ऐसे तो मैं 2 साल जिम भी गया था, दिख ही रहा होगा फर्क। तुम भी पिछले साल फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स तुमने सीखी ना, नहीं आई ना, अलग अलग चीजें हैं, ये कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। आइए वापस, ओके। हाँ बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, याद रह जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई, रो एल बाय ए। इस फॉर्मूले पे हम डिस्कशन करेंगे बट अभी नहीं, ठीक है। आज मैं चाहता हूं एनसीईआरटी से कुछ चीजें जल्दी जल्दी उड़ा दूं, बार बार एनसीईआरटी खोली नहीं जाती मेरे से। रखा है ये इसका मतलब क्या है, लिमिट है, क्या बात है, लिमिट है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, शाबाश। देखो अगर मैं कहीं लिख दूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एल आई एम, लिमिट डेल्टा एक्स नीचे वाला टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है। तो एनसीईआरटी में इंस्टेड ऑफ dy बाई डी एक्स डी क्यू बाई डी टी ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी और खेत की मूली नहीं है, तुम्हारे अपने खेत की मूली है जिसमें तुमने सुबह सुबह खुद खाद दी थी। आइए वापस,
क्या गर्मियों में सुबह सुबह ही खाद दी जा सकती है? दिन में तो वो, मैं लिटरली मैन्योर की बात कर रहा हूँ, ढक्कनों, और तुम कहीं पे टीले सोच रहे हो। ठीक है, आइए वापस। ओके, हाँ भाई, अब वापस आइए। सबको ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है? उस दिन मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की थी, आज कर लेते हैं। व्हाट इज ड्रिफ्ट? क्या डेफिनेशन थी ड्रिफ्ट की? ब्ला 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 ब्ला, अरे पीछे से देख के बता दो, इतनी जल्दी याद नहीं। ओके, हाँ तो बच्चों, मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आ जाओ सारी चीजों को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये रेजिस्टेंस वगैरह देख लेंगे। आइए, आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन की आरएमएस स्पीड, थर्मल स्पीड नियरली कितनी बताई थी? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर 4 भी हो सकती है, 10 की पावर 6 भी हो सकती है, ये ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। ठीक है, इसे ऑर्डर बोलते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। कई बार ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऑर्डर भी बोल देते हैं पागल लोग। तो ये ऑर्डर हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? नहीं, मैग्नीट्यूड, ई टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर म्यू ई, याद है? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यूज रखो, तो जब वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बहुत पुराना नीट में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड कह सकता हूं ना? कहूं? ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारे पास? फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आज जितना डिस्कस करना है आज खोल के इसे डिस्कस कर देते हैं। क्या बच्चे? ठीक है, वहीं पे लिख लो, चाहे अलग से कहीं लिखने की नीड नहीं है। थोड़ा आगे पीछे पेज करके लिखते रहा करो, उससे याद रहेगा बच्चों। करें करें? क्या हुआ? डम शराड? कल देखा मैंने, क्या डम शराड खेले इसने। हाँ बच्चे, आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, शाबाश बच्ची, तूने बहुत अच्छा खेला। संगली बंगली का खोल दरवाजा, पता नहीं क्या, एक तो मूवी के नाम ढूंढे थे तो व्हाटएवर। हाँ भाई, करें एक बार डिस्कशन। देखो, लेट जस्ट से सैटरडे को तुम्हें पता है कि संडे को टेस्ट है, तो सैटरडे फ्राइडे वाली रात 12 बजे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, और सैटरडे संडे वाली रात 12 बजे तुमने पढ़ना बंद किया। कितना टाइम हुआ? 24 घंटे लिटरली। तो सैटरडे रात 12 बजे तुमने सोचा मॉर्निंग में कि हाँ भाई पढ़ते हैं, और तुमने बुक खोल ली और तुमने सोचा क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, और तुमने रात कर दी, और तुमने बस वो पेज की हेडिंग देखी। तो तुमने टाइम कितना स्पेंड किया? 24 घंटे। और तुमने काम क्या किया? 1 सेकंड वाला। एग्जैक्टली पता है मुझे। ठीक है, जैसे बुक हाथ में आ जाए तो टाइम स्लो हो जाता है, मोबाइल हाथ में आ जाए तो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे आप देखिए, इलेक्ट्रॉन की आरएमएस स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी ड्रिफ्ट स्पीड जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रही है वो कितनी है? नेग्लिजिबल है या नहीं? अब आ जाओ, एक केस देखो। मेरे पास एक रीजन में, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, कैसे? जैसे वैसे, यहां। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इतना सारा मूव हुआ, डिस्टेंस कितना है? ठीक, तो मान लो मैंने इसे 1 सेकंड का टाइम दे दिया, तो 1 सेकंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? नियरली 10⁻⁵ मीटर, नियरली। ठीक है,
और घूम फिर के इसके बिल्कुल पास आ जाएगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट नियरली 0। अब इसी केस में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। ठीक, अब बच्चों मैंने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 ले ली, यानी इस रीजन क्या हो गया, तो कबूतर तो हैं बच्चे, इस रूम का ये फायदा है, इसमें कबूतरों का शोर आता है, ये फायदा है बच्चों। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना कबूतर ही बोलता हूँ, तो काइंड ऑफ हाँ, मेरे को कबूतर पसंद है, मेरे को गाना वो भी पसंद है, कबूतर जा जा जा। हाँ, मेरे स्टूडेंट है बालक के, जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए तो कबूतर ही रह गए, एटलीस्ट अंडे तो देते हैं। कभी अंडा नहीं दे पाए तो और कुछ दे देते हैं, लेकिन ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं एग्जैक्टली कुछ तो कर ही रहे हैं। ठीक, कबूतर है बाल को क्यों इन्हें डिस्टरबेंस मान रहे हो, आराम से करने दो इन्हें गुटर गु। ठीक है, गुटर गु, ठीक है। सिंगल वर्ड है बालक। आइए वापस, अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, लेट जस्ट से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी अपार्ट फ्रॉम कॉलिजन, किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इस डायरेक्शन में सरकने लग जाएगा, जैसे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, सामने वाली पार्टी नहीं देख रही, आपकी गोटियां सरकनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, अपने आप गायब भी होने लग जाएंगी थोड़ी थोड़ी, वो जो वट होल क्या कहते हैं उसे, होम वट क्या कहते हैं जिसमें वो डालते हैं, छेदी लाल, ठीक है, वो जो होल होता है उसमें अपने आप उसकी तरफ जाने लग जाती है। सेम चीज यहां स्टार्ट होने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्लाइड होने लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सरकने लग गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को कहां होना चाहिए था, यहां पे, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, यहां। अगर मैं तुम्हें नियरली 1 सेकंड का टाइम दे दूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली, इट विल बी 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर। तो इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये करंट फ्लो करवा रहा है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन दुनिया भर की बकवास कर रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल। तो किसी को डाउट आरएमएस स्पीड और ड्रिफ्ट स्पीड में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? नेवर माइंड, लेट जस्ट से मैं कहूं आग लग गई भागो, तुम सारे हाथ ऊपर करके नाच रहे हो, गा रहे हो, चिल्ला रहे हो, लाइन ब्लॉक कर दी, सारे कूदे जा रहे हो, सारे कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, लेकिन बिल्डिंग खाली नहीं कर रहे। ये चीज मैं लिटरली देख चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। एक रूम में हल्का सा धुआं उठ गया था, तो मैं बच्चों को बोला बाहर निकलो, वो बाहर निकलने के बजाय फोटो खींचने लग गए कि सर ये तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो मैंने जोक मारा था, एसी ने धुआं छोड़ दिया। हाँ भाई, किसी को यहां प्रॉब्लम है इसमें, ये क्या समझा रखा है, इलेक्ट्रॉन को इस ब्लू वाली लाइन पे रहना था, ब्लू लाइन, ठीक है, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा अपने पाथ से शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग नेग्लिजिबल है, ये हमारी ड्रिफ्ट है। जबकि ये जो ब्लू लाइन है या डॉटेड लाइन है पूरी, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है लेकिन ड्रिफ्ट बहुत कम होती है। रीजन समझ में आ गया? ठीक, तो नेक्स्ट टाइम इसकी रीडिंग वगैरह लो, बनाना है क्या? ठीक है, बनाने की नीड नहीं है, याद रख लेना। करें आगे, अब वापस आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ प्रूफ दे रखा है, पढ़ लेना, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स हम फालतू के देख लेना। और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हो गया,
नहीं हुआ बालक, मोबिलिटी को ही इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं। ठीक, ओके बालकों, तो अब कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए। आज के लेक्चर में मेरा कुछ खास करवाने का है नहीं, मेरा कुछ खास करवाने का है। हेडिंग डालो फुटिंग में, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। करें? ओके, हाँ बच्चों, ओम्स लॉ क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I। करंट को जीरो करो, करंट को जीरो रखो, वोल्टेज जीरो, ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। करंट को इंक्रीज करो, वोल्टेज प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगी, तो V इज इक्वल टू आर आई, तो Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो Y इंटरसेप्ट जीरो है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, ये एंगल थीटा, एनीवन tan थीटा क्या देगा? वोल्टेज बाय करंट विच इज रेजिस्टेंस। प्लीज देख लेना, अभी हम VI ग्राफ बना रहे हैं, आगे हम IV ग्राफ बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर तक। तो ये चीज तो कॉमन हो गई, और ये क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज देखो, तुमने एक कंडक्टर लिया, उसमें से करंट पास करवाया, और ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था डॉटेड लाइन वाला, लेकिन हमने क्या देखा? ग्राफ अपने बिहेवियर से चेंज हो गया। जस्ट लाइक यू, टेस्ट से पहले सर फोड़ देंगे, टेस्ट के बाद सर फुट के आ गए ठीक है, तो ये बिहेवियर चेंज कर लेता है अपना। तो यहां वापस आओ, करें? एनीवन, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? एग्जैक्टली बालकों, देखो बात सही है। रूल क्या था? V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR या RI, तो R क्या होना चाहिए? और ये प्रॉब्लम है, R कांस्टेंट नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तुमने किसी भी वायर, किसी भी डिवाइस से करंट फ्लो करवा दिया, करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड होंगे, ज्यादा कोलिजन होगा, हीट बनेगी, हीट रेजिस्टेंस चेंज करेगी। या फिर आई कैन से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो L बाय ए, रो का फॉर्मूला M बाय नीट। ठीक, तो आई होप आपको याद हो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, किसी भी रिलेशन से बता दो। तो जैसे ही करंट फ्लो होने लग जाता है, I स्क्वायर R पावर डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है, और हीट रेजिस्टेंस को चेंज कर देती है। अब इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो गए, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन वैलिड नहीं रहती। तो शॉर्ट में कहूं, ये यहां तक तो जाता दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में, आगे चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस ने चेंज होना शुरू कर दिया। ठीक, चाहे तुम चेक कर लेना लैब वगैरह में, किसी भी बड़े डिवाइस पे एमीटर लगाओ, रीडिंग देखो, करंट फ्लो होने दो, थोड़ी देर बाद रीडिंग देखो, चेंज हो जाएगी। सो रेजिस्टेंस कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता प्रैक्टिकली, चेंज तो आएगा ही आएगा। तो ओम्स लॉ कौन फॉलो करता है? टेक्निकली कोई भी नहीं, कोई मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो ये क्या है? ओम्स लॉ की लिमिटेशंस है, लिमिट लग गई, कहां तक वैलिड है उस सेंस में। आप नियर आइडियल मटेरियल बना सकते हो, जैसे कॉन्स्टेंटेन, मैंगनीन, ये दो ऐसे मटेरियल हैं जिन पे टेम्परेचर का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक, खास इंपैक्ट यानी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो ओम्स लॉ कौन फॉलो करता है? लिटरली कोई नहीं, और फिर भी हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो बोलो ओम शांति शांति ओम। क्या कर रहे हो? गाना भी नहीं सुना तुम लोगों ने? मैं पुराने गाने की बात कर रहा हूँ, ऋषि कपूर वाले की। एक मिनट, तुम लोग ओम शांति ओम मूवी के टाइम कहां पैदा हुए थे? शाहरुख खान वाली, वो 2007 में आई होगी। तो ऋषि कपूर वाली बाद में क्यों नहीं देख सकता इंसान? ब्लैक एंड व्हाइट होगी सर। ओए रंगीन थी, मुक्का मारूंगा तेरे, इतनी भी पुरानी नहीं है। एक तो आजकल के बच्चों को जब मैं बोलता हूँ 1990s, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं। 1984 के बाद से
1971 वाली मूवी राजेश खन्ना की, वो भी कलरफुल है, ठीक है। 1982 में इंडिया में कलर टीवी आए थे, फेमस हुए थे, मूवी तो कलरफुल लगती थी। टॉम एंड जेरी देखते हो पुराने वाले? 1942 में बने थे सारे कार्टून्स वो। पुराने नहीं देखते, इससे पुराना क्या देखोगे? धरती दिख रही है तुम्हें? हाँ नाइस वन। ओके, हाँ तो बच्चों प्लीज ग्राफ बनाइए। किस चीज का ग्राफ है ये आईवी ग्राफ है, इंट्रावेनल ग्राफ। वो सुई लग के ग्लूकोज नहीं चढ़ा, उसे आईवी तो बोलते हैं, इंट्रावेन। हाँ तो बच्चों बन गए? अरे तुम्हारा सर क्या? डायग्राम बन गए, मैं सारे प्लूरल वर्ड्स यूज कर रहा हूं, दोनों बनाने से क्या मतलब हुआ? जल्दी बन गए? नहीं है शांति। हाँ भाई आइए। फर्स्ट थिंग, यहां और यहां यूनिट्स देखो, मिली एंड माइक्रो। सेमीकंडक्टर चैप्टर में जब ग्राफ आएंगे तो ये वाला नहीं आएगा, तो जब ये आएगा तब उस टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल में है चैप्टर 14 में। इस पे लिख लो, ये सिलिकॉन के लिए है ये वाला ग्राफ। एक न्यूमेरिकल में डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है, वहां पे ये डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 में, ठीक है। हाँ बच्चों, क्या ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है? थोड़ी सी लिमिट में, यहां से यहां तक तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इतने रीजन में मान सकते हैं ओम्स लॉ है। हर जगह ओम्स लॉ है? नहीं। ओके, तो ये एक और एग्जांपल हो गया दैट सेमीकंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। यहां ये है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल्स में यूज होता है, फोटोवोल्टेक सेल। हाँ सोलर पैनल्स वगैरह वही। अब आप एक चीज देखिए, फिर से एक इस चीज का ग्राफ है, आईवी। एनीवन, इसका स्लोप क्या देगा? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस 1 बाय r, या फिर कंडक्टेंस। ओके, तो हमने यहां 3 एग्जांपल देखे जो ओम्स लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे और भी ग्राफ बन जाएंगे, लेकिन हमें सबसे काम नहीं है, जो एनसीईआरटी में है वो तो आना ही चाहिए। बन गए क्या? कंडक्टेंस तो अनुसार कंडक्टेंस समझ नहीं आता, मैंने लिखा ही कहा है जो दिखेगा। हाँ भाई, स्लोप टेन थीटा याद है? यहां से लेकर यहां तक कहीं भी टेन थीटा ले लो, पॉजिटिव आएगा। टॉप पॉइंट पे स्लोप क्या है? और यहां स्लोप बनाओगे नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस होता है करंट को अपोज करने वाला, नेगेटिव रेजिस्टेंस करंट को सपोर्ट करने वाला। आप खुद सोचिए, सोलर सेल्स खुद करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रेजिस्टेंस उस चीज से रिलेटेड है। अगेन ऐसा कुछ डिस्कशन डिटेल में नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव जा सकता है, जहां स्लोप नेगेटिव जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, क्या तो बन गया? हाँ भाई, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है। मेरे को सच में लगा था मारने आ रही है। हाँ भाई, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है। कौन सा मटेरियल होना चाहिए? सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है। आइए देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मेटल्स कॉपर हो गए, रेजिस्टिविटी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही है। निक्रोम
रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मस्ट बी एन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक, चेंज बड़ा है इसलिए सेमीकंडक्टर होगा। तो तुम्हें ये ग्राफ की शेप तीनों याद होनी चाहिए, हो जाएंगे याद। ठीक, लास्ट रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि इस सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन चुपचाप कर लो, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आता है। ठीक है, हेडिंग डालिए रजिस्टर कलर कोड। एज आई सेड, आज मेरे लिखवाने का कुछ है नहीं, खुद लिखो वेलकम। ओले लिखना क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ये सारा चिपकाना है फेविकॉल से। बालक तू पेपर का भी प्रिंट निकाल के घर पे ले जाइए, क्यों देना, चुपचाप लिख। नहीं लिखना होता तो मैं वो दिखाता भी नहीं, चुपचाप जो बोर्ड पे दिख रहा है वो सारा लिखो, छोड़ के इसको यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन। ठीक है, या एक्टिवेट विंडोज लिख लिया। ओके, हाँ तो बच्चा पार्टी आए, सीट तो मस्त है वैसे। देखिए याद रखने का तरीका, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मांगे गोल्ड सिल्वर नथिंग वट एवर। ये लास्ट वाले गोल्ड सिल्वर और नो बैंड ये तो ऐसे ही है, ठीक है, इन्हें देख लेना अपने आप। चलो लिखवाता हूँ, आइए इन्हें याद रखने का तरीका, चाहे इसी के साइड में आगे या पीछे लिख लीजिए जहां भी स्पेस है। बी डी रॉय और पी के हंसे, जाने दो, मतलब किस तरीके से याद करवा रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन मैंने भी ऐसे ही याद किए थे अपने 12th में और आज भी वैसे ही याद हो रहा है। वेरी गुड वाइफ, जिसने भी ये बनाया होगा उसकी वाइफ जरूर मारती होगी उसे, इतना पता है। करें, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। कितने कलर हैं इनको छोड़ के? 10, 10 कलर है। स्टार्टिंग 0 से होती है, एंडिंग 9 पे होती है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? फर्स्ट कलर कौन सा है? ब्लैक। लास्ट कलर व्हाइट। ये अलग है, ये फोर्थ बैंड होते हैं, समझा दूंगा ये कैसे काम करते हैं। ठीक, कितने बी हैं? ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लैक ब्राउन पास पास, ठीक, ब्लू थोड़ा दूर। कितने जी हैं? 2, ग्रीन और ग्रे। ग्रे किसके पास होगा? व्हाइट के पास। थोड़े तरीके बना लेना, ओके। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, अगेन काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, ये वाली बात याद रख। अब इसके बाद मल्टीप्लायर, गोल्ड का मल्टीप्लायर 10 की पावर -1 है, सिल्वर का -2 है, ये चीज भी देख लेंगे, अगेन बता दूंगा, थोड़ा सा बस एक बार देख लो। और फिर ये इनकी परसेंटेज टॉलरेंस है, कितनी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, कितनी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, कितना आप उसे फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। आओ ओके, ये आपको दिख रहे हैं? लैब्स वगैरह में ऐसे रजिस्टर हो गया मैडम जी, कर दे स्टार्ट, थैंक यू। लैब्स में आपको ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस मिलेंगे छोटे छोटे। अब इन रेजिस्टेंसेस को देखिए, ठीक,
रेड रेड रेड, ठीक, रेड रेड रेड, आई थिंक गोल्डन है ये। देखो मेरे को कलर्स में कोई खास पता नहीं चलता मेरे लिए, आई थिंक ये वाला भी रेड है। वट एवर। तो लैब्स में आपको ऐसे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे और जस्ट आपको इनके कलर देख के इनकी वैल्यू बतानी, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार लिख, रूल्स वगैरह लिखो। रूल्स सिंपल से हैं, ठीक। ये हमारे पास एक डम्बल डोर शेप का रेजिस्टेंस हो गया, कुत्ते की हड्डी टाइप का। हरिपुत्र, हाँ भाई मूवी की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर ऐसे 4 बैंड लगे हुए हैं। कौन, किसमें? अच्छा, हैग्रिड। हैग्रिड लाइट लेके घूमता था, बड़ा सा हाइट का हैग्रिड ही तो। मैं तो दिन में बच्चों को डराता हूँ, रात को बच्चे वैसे ही डरे रहते हैं कि हाँ भाई असाइनमेंट करने होंगे, ठीक है, चिल्ली मार के उठते भी होंगे। बालक हो गया, ठीक है। हरिपुत्र मूवी देख के आइए, उसके बाद बताइए कौन से कैरेक्टर की बात करें। और आइए, हाँ तो बच्चों ये आपके पास कुछ बैंड हैं, फर्स्ट बैंड, थर्ड बैंड, सेकंड बैंड और ये फोर्थ बैंड। देखें, अगर मैं आपसे कहूं रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट जैसे मेरे पास है 32 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10%, ऐसे कुछ, ऐसे हम वैल्यू लिखेंगे। तो पहले आपके पास 2 डिजिट होंगे, तो यहां पहली डिजिट, यहां दूसरी डिजिट, ये ऐसे नंबर बना देंगे, इनटू 10 की पावर थर्ड डिजिट जाएगी, प्लस माइनस यहां क्या होगा, फोर्थ बैंड होगा विच इज टॉलरेंस, गोल्ड सिल्वर या नो बैंड। एक बार ये रूल लिखो, अपने सिलेबस में 4 वाले ही हैं। बालक एक बार ये लिख लो, मेरे को पता है मैंने ऊपर जल्दी जल्दी उड़ाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 मैं दूंगा, तीसरा तुम करोगे। ओ बेटा तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या ये साथ साथ छाप रहे हो? नहीं छाप रहे। वाले 6 वाले तो मैंने सुने हैं, ठीक है, लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने बना सकते हो हाइपोथेटिकली, लेकिन आपको उनके अकॉर्डिंग रूल्स बदलने पड़ेंगे। क्या ओके करें? आइए देखिए, हाँ तो बच्चों सबसे पहली चीज ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस हो गए, चलो कोई नहीं। अब एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल, उससे समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, और फिर हम क्वेश्चंस पे लगते हैं। कितना टाइम रह गया, कितना हो गया? 17 हो गए, चलो ठीक है, 20 मिनट्स बाकी हैं। आइए वापस। हाँ भाई, क्या तेरा क्या मेरा, चलो पढ़ो। रेड 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 सिल्वर, हाँ भाई रेड का वैल्यू बताना, रेड की 2 है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट इंटू 10 की पावर थर्ड डिजिट प्लस माइनस फोर्थ बैंड, ये है रेड की वैल्यू 2, तो 2 2 10 रेस्ट पावर 2 प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर 10% था ना बालको, सिल्वर टॉलरेंस में देखो लास्ट में, चौथा बैंड हमेशा गोल्ड सिल्वर या नो बैंड के लिए होगा। मल्टीप्लायर बाद में बात करेंगे। हाँ ये मल्टीप्लायर हो गए, जैसे आपके पास रेड है तो रेड 10 की पावर में कितना जाएगा, तो रेड की वैल्यू 2 है तो 10 की पावर में 2 जाएगा, ये मतलब था, ठीक।
गोल्ड सिल्वर बालक अभी नहीं, पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स समझो, उसके बाद अगले पे मूव ऑन। हाँ भाई हेल्प करवाओ। इसका रेजिस्टेंस येलो का 4, वॉयलेट का 7, 10 की पावर ब्राउन 1। तो या तो मल्टीप्लायर देख लो या 10 की पावर देख लो। प्लस माइनस 5%। 5% किसका? 5% इसका। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 47 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस इसका 5% बताना। 470 इंटू 5/100, ये मतलब हुआ। लिखिए। चलो ये डायग्राम छोड़ो, समझ में आया कैसे लिख रहे हैं? आ जाओ तो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द बैंड्स। बताइए कौन सा? किलो ओम। तेरे को के नहीं दिख रहा? ये कुपोषित के है बालक, तेरे से इंस्पायर्ड। बताइए देख देख के क्या, बाकी लोग बताइए। सेम। ओके बाकी सबने लिख लिए? करें स्टार्ट? आई होप सबको याद हो, परसेंट हमेशा इनिशियल वैल्यू पे निकलता है कुछ। तो यहां हमें किसकी आदत है? परसेंट की। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसका 10% है, ये टॉलरेंस है, कितनी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 24 इंटू 10⁻5 प्लस माइनस 10%। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई 2, कौन से कलर का कोड 2 है? फिर 4 किसका है? येलो। फिर 8 किसका है? 8 किसका है? ग्रे का। फिर ग्रे और फिर सिल्वर। थकेलो ओम है या किलो ओम है? ओम है या किलो ओम है? किलो ओम। हमें चाहिए ओम शांति ओम। तो ये लिखा जाएगा 24 इंटू 10⁸8 प्लस माइनस 10% ओम। यूनिट ओम होनी चाहिए। ओम बेटा ओम। बालक 10 की पावर 5 है, मैं एग्री कर रहा हूं। यूनिट ओम है, किलो ओम है। किलो 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 3 और इंक्रीज हो जाएंगे। लिख सकते थे एग्जैक्टली। छोटे रेजिस्टेंस पे वैल्यू छोटी हो जाती है, मिट सकती है। ओके और सिलेबस बढ़ाने के लिए क्या है और कुछ करें? करें अगली वैल्यू बताइए, मान जाऊं, वैसे तो नहीं मानने वाला। फाइंड द कलर्स। शाबाश। हाँ भाई 8 किसका है? ग्रे, येलो, मल्टीप्लायर दिख गया। 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लायर सिल्वर का था। ठीक है तुसी कहेंगे सी मानी।
तीजा बैंड सिल्वर दा होगा, चौथा नो बैंड, लास्ट में कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, चौथा बैंड मिसिंग होगा, उस सेंस में आप बोल सकते हो नो कलर। इनसे ज्यादा अगर वैल्यू हो गई तो आपको 5 बैंड 6 बैंड इनमें जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे तुम मेडिकल लाइन वाले बच्चे हो, कई बार कोई हजार्ड आ जाए, हजार्ड, भूकंप, बाढ़, एक्सीडेंट्स मास लेवल पे, तो इंडिया में तो पता नहीं, लेकिन बाकी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में रूल क्या है कि जल्दी से जो पेशेंट आ रहा है उसे लाओ, उसकी इंजरी जल्दी से देखो, इंजरी के ऊपर एक हल्का सा बैंड लगा दो, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, उनके हिसाब से जल्दी से डिसाइड कर लो जिस पेशेंट पे जो बैंड लगा हुआ हो उसको उसके हिसाब से। अगर किसी पे कोई हल्का बैंड लगा हुआ है कि इंजरी कम है तो उसे छोड़ दो अभी के लिए, वो सरवाइव कर जाएगा। जिसके ऊपर बिल्कुल ही है इसकी डेथ होने वाली है उसको ऐसे करो। ये मैंने अपनी इकोनॉमिक्स ईवीएस पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा था कॉलेज में, पहले साल सब कुछ पढ़ाया जाता है इंजीनियर को, ये बोल के कि तेरे से इंजीनियरिंग ना हो तो और कुछ कर लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें थोड़ी याद रह जाएं। वैसे ही यहाँ पे कोडिंग वगैरह की गई अपने हिसाब से, कई बार वो हाथ लग लग के वैल्यूज गायब हो सकती हैं, तो कलर्स तो 3D में लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। आपको ये कलर ब्लाइंड हुआ तो मुझे नहीं पता क्या होगा। इंडिया में हॉस्पिटल्स थोड़े ज्यादा हैं इसलिए ये सिस्टम कभी देखा नहीं, और तौबा तौबा कभी ऐसी आपदा आई भी नहीं। ओके, तो थोड़ा देख लेना, वापस आओ, लास्ट टॉपिक, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, बस मैं चाहता हूं एक बार तुम ये टेबल देख लो। देख ली, जरा नाम बता किसके क्या थे। इट्स ओके, फादर ने किसी राजेश शर्मा फ्रंट ऑफिस में आए 11th क्लास। बस हाँ भाई, एक चीज देख, मटेरियल, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल एंड दिस वन, इसे छोड़ दो अभी के लिए। तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था, सबसे बेस्ट हमारे पास कंडक्टर्स इनमें सिल्वर है, ठीक है। फिर जितना नीचे जाएंगे उतने ज्यादा इंसुलेटर्स होते जाएंगे, रो जितना कम है उतना ज्यादा सिग्मा होगा, तो बेस्ट हमारे पास कौन है, सिल्वर। अब जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया था, ठीक, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मरकरी, इनमें से किन्हीं भी तीन को ऑर्डर में अरेंज करना था, किसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, अरेंज करना था। वैल्यूज वगैरह नहीं पूछी गई थी, इनकी वैल्यू मुझे खुद याद नहीं है, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हें याद हो। एक हल्का सा ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, एग्जाम से पिछले दिन और एग्जाम के सुबह वाले दिन, कुछ बच्चे होते हैं जिनके चुल होती है कि हाँ भाई कार में बैठ के पढ़ रहे होंगे, पूरे साल घंटा कुछ नहीं किया लेकिन ठीक है, पेपर से पहले पढ़ रहे होंगे, कभी कभी चलता है वो, कॉलेज में तो 100% चलता है, नीट में तो मैं ये कहता हूँ 1-2 दिन पहले पढ़ना बंद करो, आराम से मूवी देखो, मजे मारो। तो उस टाइम पे आपको ये टेबल देखनी है, सुबह सुबह देख सकते हो, एक हल्का सा आइडिया हो जाए, पेपर में बैठ के याद आएगी, हाँ भाई वहां कुछ तो लिख रखा था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब सिल्वर सबसे ऊपर, उसके बाद कॉपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्यूमिनियम जस्ट बाद है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम आता है, टंगस्टन थोड़ा नीचे है, मरकरी और नीचे है, बेशक दिख रहा हो, एग्जाम में याद रहना चाहिए ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे सबके क्वेश्चन निकल जाते हैं पेपर में जाते ही, समझ गए, ठीक है। तो हल्का सा इस टेबल पे आइडिया दे लेना किसका क्या ऑर्डर है, कैसे एलिमेंट्स अरेंज है। क्वेश्चन में तुमसे वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, एनसीईआरटी ने आज तक तो ऐसा किया नहीं है, कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के पूछ ली, कंपैरिजन मांगता है वो, जैसे स्टील और कॉपर, ज्यादा यंग मॉडुलस किसका है, ज्यादा शेयर मॉडुलस किसका है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, ठीक। तो मुझे आज के लेक्चर में एनसीईआरटी की इतनी ही नीड थी, अभी रिसेंट में कोई नीड पड़ने नहीं वाली, ठीक है। और लेक्चर भी काइंड ऑफ ओवर, डरपोक।